अच्छा, आज हम आपको उच्च दबाव और ब्लो पाइप में अंतर बताएंगे। उच्च दबाव ब्लो पाइप नंबर 1। इस ब्लो पाइप में एस्टिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का समान दबाव होता है। उच्च दबाव ब्लो पाइप में, इस ब्लो पाइप में एस्टिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का समान दबाव होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसें बराबर अनुपात में मिलती है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसें बराबर अनुपात में मिलती हैं। इससे कोई कोण नहीं लगाया जा सकता। इनमें कोई कोण नहीं लगाया जाता है। एस्टिलीन उच्च दाब पर होने के कारण स्वतः मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है, स्वयं मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। निम्न दबाव ब्लो पाइप नंबर 2। निम्न दबाव ब्लो पाइप। इस ब्लो पाइप में जनरेटर द्वारा कम दाब पर बनाई गई गैस प्रयोग होती है। कम दाब पर बनाई गई गैस प्रयोग होती है। इसका दाब वायुमंडल दाब में भी कम होता है। इसका दाब वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसके मिक्सिंग चैम्बर में एक कॉन्क्रीट फिट किया जाता है, इसके कोण में ऑक्सीजन का अधिक दाब होता है। इस कारण वेंचुरी में क्षेत्रफल बढ़ाने में दाब कम हो जाता है। ये दोनों आपस में प्रक्रिया होती है। हाँ, टिन वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के बारे में समझाएंगे आपको। एल्यूमिनियम टिन वेल्डिंग। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में यह विधि आजकल खूब प्रचलित है। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में यह विधि आजकल खूब प्रचलित है। पतले सेक्शन के जॉब तो बिना फिलर रॉड के ही वेल्ड हो जाते हैं। पतले सेक्शन के जॉब तो बिना फिलर रॉड के ही वेल्ड हो जाते हैं, पर मोटे जॉब के लिए एक फिलर रॉड प्रयोग की जाती है। टिग वेल्डिंग में AC या DC में से कोई भी प्रयोग की जा सकती है। सॉलिड गैस के रूप में आर्गन। टिग वेल्डिंग में सॉलिड गैस के रूप में आर्गन गैस को वरीयता दी जाती है, जबकि आर्गन हीलियम या दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जा सकता है। साधारण टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर एल्यूमीनियम चिपकने की संभावना हो रहती है। यानी साधारण टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर एल्यूमीनियम चिपकने की संभावना रहती है, इसलिए टंगस्टन जिर्कोनियम इलेक्ट्रोड प्रयोग करनी चाहिए। आर्क छोटी ही बनानी चाहिए। साधारणतः आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें एल्यूमीनियम निम्न वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में इसमें एल्यूमीनियम की निम्न वेल्डिंग प्रक्रियाओं के द्वारा वेल्ड किया जा सकता है, जैसे कोल्ड वेल्डिंग, विस्फोटक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग द्वारा एल्यूमीनियम को मात्र यांत्रिक दबाव के द्वारा भी वेल्ड किया जा सकता है। यह यांत्रिक दबाव 10.5 into 10 kg/cm² सेंटीमीटर स्क्वायर से 35 into 10 3 kg/cm² तक दो एल्यूमीनियम की प्लेटों को वेल्ड करने के लिए काफी हो जाता है। विस्फोटक वेल्डिंग के द्वारा लैब जोड़ आसानी से बनाए जा सकते हैं। विस्फोटक वेल्डिंग द्वारा लैब जोड़
आसानी से बनाए जा सकते हैं। यदि निर्वात में विस्फोट किया जाए तो लगभग 150 ms की प्लेट व फ्लैट वेलोसिटी और 2 अंश से 4 अंश इम्पैक्ट कोण अच्छा इफेक्ट बनाती है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द्वारा बारीक फाइल या फ्लैट के रूप में एल्यूमीनियम को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द्वारा बारीक फाइल या फ्लैट के रूप में एल्यूमीनियम को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है जो की सामर्थ्य भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग से मिलने वाले सामर्थ्य के बराबर होती है। कास्ट आयरन वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के कास्ट आयरन को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है? इसको वेल्ड करने की कोई एक विधि विस्तार में बता सकते हैं आप? अच्छा, तो हम बताएंगे आपको। कास्ट आयरन के अंदर आयरन के अतिरिक्त कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस तथा कॉपर आदि तत्व मिले रहते हैं। इसके आधार पर कास्ट आयरन निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, नॉर्मल कास्ट आयरन। 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। केवल ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जा सकती है, वेल्डिंग ही ज्यादा प्रचलित है। केवल ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग ही ज्यादा प्रचलित है। मैलिएबल या नॉर्मल कास्ट आयरन की वेल्डिंग भी बहुत कम की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन का रासायनिक मिश्रण निम्न प्रकार है: कार्बन C-2.5%, -3.8%, सिलिकॉन 1.1%, -2.6%, मैंगनीज 0.4%, 1.0%, फास्फोरस और 0.15% सल्फर और 0.1% आयरन होता है। इसके अंदर कार्बन, ग्रेफाइट के फ्लेक्स स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हैं। इसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। फॉरस धातुओं में इसका गलनांक सबसे कम होता है। अन्य धातुओं की तुलना में ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड करना अधिक कठिन तथा महंगा है। यह एक भंगुर धातु है। ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए जब वेल्ड पुल को बनाया जाता है तो उसको बहुत धीमी गति से ठंडा होने दिया जाता है। तेज गति से ठंडा होने के कारण वेल्ड पुल में उपस्थित कार्बन आयरन के मिलकर व्हाइट कास्ट आयरन बनाएगा, जो कि बहुत कठोर, भंगुर और मशीन आयरन हो जाएगा। ठंडा होने की गति को कम करने के लिए पूरे जग को या फिर वेल्ड होने वाली जगह को 600 अंश सेंटीग्रेड से 700 अंश सेंटीग्रेड तक प्रीहीट किया जाता है। वेल्ड होने के पश्चात जग को एवरेस्टर या चूना पाउडर या सूखे रेत में ढक दिया जाता है। एक अच्छा जोड़ बनाने के लिए आवश्यक है। फिर फिलर रॉड की धातु का ऊष्मा प्रसार गुणांक बेस मेटल के ऊष्मा प्रसार गुणांक के समान हो। इससे क्रैक होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही ऊष्मा प्रतिबल भी कम होता है। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में
प्रयोग किए जाते हैं। मशीनी विद इलेक्ट्रो और ऑक्सी एस्टिल वेल्डिंग। ऑक्सी एस्टिल वेल्डिंग ऑक्सी एस्टिल ऑक्सी एस्टिल वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करने से पहले जब को प्रीहीट किया जाता है, छोटे चाप होने पर केवल जोड़ को ही प्रीहीट किया जा सकता है, परंतु भारी चाप होने पर पूरे चाप को भट्टी में प्रीहीट किया जाता है। फिलाग्राड के रूप में बेस मेटल के कंपोजिशन के समान मेटल कंपोजिशन की रॉड प्रयोग की जानी चाहिए। इससे सल्फर और फास्फोरस का मोल कम से कम मात्रा में होने चाहिए, परंतु कार्बन और सिलिकॉन अधिक मात्रा में रहने चाहिए, जिससे वेल्डिंग के दौरान जलने के पश्चात भी